दिल्ली विश्वविद्यालय का हॉल आज खचाखच भरा हुआ था। सभी विद्यार्थी समय से पहले ही पहुंच गए थे। शहर के सम्मानित व्यक्तियों को भी इनवाइट किया गया था। ये मौका था डिबेट प्रतियोगिता के फाइनल का। यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहे एक नौजवान अभय और रिसर्च वर्क कर रही युवती श्रद्धा फाइनल में पहुंचे थे और बहस का विषय था टेक्नोलॉजी के समय में किताबों की उपयोगिता। अभय ने टेक्नोलॉजी का पक्ष लिया और बोलना शुरू किया। उसने टेक्नोलॉजी की महत्वता बताई और अनेक तर्क दिए। जैसे अभय ने बताया कि आज जब हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है और तेज गति से हर परिणाम दिखाने वाला इंटरनेट है, तो भला हम किताबों के भरोसे क्यों रहे। आज इंटरनेट पर सिर्फ एक बटन दबाते ही दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध हो सकती है, तो हम किताबें ढूंढने में समय क्यों गवाएं, पुरातन पंथी क्यों बने और क्यों ना टेक्नोलॉजी को अपनाएं। इसके बाद भी अभय ने टेक्नोलॉजी की बड़ाई करते हुए बहुत सारे तर्क दिए जो लगभग अकाट्य थे। लोगों ने खूब तालियां बजाकर अभय का उत्साहवर्धन किया। बारी श्रद्धा की आई तो वो बोली, मेरे दोस्त ने काफ़ी कुछ कह दिया है, पर फिर भी मैं इतना कहूँगी कि टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पुस्तकों के महत्व को नकार ही दें। आखिरकार हमारे ज्ञान का स्रोत तो पुस्तकें ही हैं। जिस तरह से पौधा हमारे ऊपर की ओर जाता है, पर उसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है और जड़ें जितनी नीचे जाती है, वो पौधा उतना ही मजबूत पेड़ बन जाता है। इसके बाद श्रद्धा ने भी लोगों को एक के बाद एक तथ्य बताए जो ये सिद्ध करते थे कि इंटरनेट के इस युग में भी पुस्तकों को पढ़ना ज़रूरी है। जज के सदस्यों के सामने दुविधा की स्थिति आ गई थी, क्योंकि दोनों वक्ताओं ने इतना अच्छा बोला था कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे प्रतियोगिता का विजेता किसे घोषित करें। काफ़ी देर चली डिस्कशन के बाद जब परिणाम बताने की बारी आई, तो जजों ने दोनों को ही संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया। कुछ दिनों तक पूरे यूनिवर्सिटी में इस प्रतियोगिता की खूब चर्चा होती रही। एक दिन अभय लाइब्रेरी में बैठा नोट्स बनाने में लगा था, तभी वहां श्रद्धा आई। दोनों की निगाहें आपस में टकराई और एक मुस्कुराहट का आदान प्रदान भी हुआ। सामने की टेबल पर श्रद्धा को भी कुछ जरूरी नोट्स लेने थे। उन्हें बना लेने के बाद श्रद्धा बाहर निकल गई। अभय भी पीछे पीछे आया और श्रद्धा को आवाज़ दी, अरे मैडम, हमें भी साथ ले लो। आज पता चला कि टेक्नोलॉजी का हवाला देने वाले लोग भी किताबों का सहारा लेते हैं। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बदले में अभय ने उसे बताया कि असल में तो किताबों का शौकीन वह भी है, पर वाद विवाद प्रतियोगिता में रखे गए उसके विचार मात्र प्रतियोगिता जीतने के लिहाज से बोले गए थे। उन विचारों से वह इत्तेफाक ही रखे, ये कोई ज़रूरी तो नहीं। दोनों बात करते करते कैंपस में बनी कैंटीन तक आ गए थे। अभय ने श्रद्धा को कॉफ़ी का ऑफ़र दिया, जिसे उसने बड़ी आसानी से मना कर दिया और वहाँ से चल दी। उसे जाते देखकर बिना रोमांचित हुए बिना नहीं रह गया अभय। लगभग हर दूसरे दिन दोनों का आमना सामना हो ही जाता। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करने के साथ साथ तमाम मुद्दों पर भी बातें भी करते थे। श्रद्धा को कई बार ये भी लगता कि जिस तरह के जीवन साथी का सपना उसने अपने जीवन के लिए मन में सजा रखा है, अभय में वे सारी खूबियां हैं। और कुछ ऐसा ही विचार अभय भी श्रद्धा के लिए मन में रखता था। दोनों ने एक दूसरे के सामने यह बात प्रकट भी कर दी और कई महीनों के साथ के बाद आखिर वह समय भी आया जब अभय और श्रद्धा ने एक दूसरे से शादी का वादा कर लिया। पर अगले ही दिन से कई दिन तक श्रद्धा को अभय दिखाई नहीं दिया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। श्रद्धा परेशान हो गई। अभय के दोस्तों से भी पूछा, पर किसी ने कुछ ठोस बात नहीं बताई। श्रद्धा को लगने लगा कि हो ना हो अभय के साथ या उसके परिवार में कोई हादसा हो गया है, पर कुछ भी पता कर पाना उसके बस में नहीं था। कुछ हफ्तों बाद जब शाम को थकी हारी श्रद्धा अपने घर पहुंची, तो सामने का दृश्य देखकर खुशी से चौंक गई। सामने के कमरे में अभय बैठा था और श्रद्धा के मम्मी पापा से बातें करने में व्यस्त था। श्रद्धा को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। श्रद्धा ने पापा के चेहरे की तरफ देखा। वे कुछ टेंशन में लग रहे थे। अभय पापा को बता रहा था कि उसे बैंक में एक क्लर्क की जॉब मिल गई है,
जॉब का प्रोफाइल थोड़ा लो ज़रूर है, पर अपने घर की ज़रूरतों की वजह से उसे जॉब की ज़रूरत थी, इसलिए उसने जॉइन कर ली। श्रद्धा सीधे किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ माँ भी आ गई और बोली, ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पर क्या माँ? यही कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। हाँ माँ, पर सही समय आने पर मैं आपको बताती ही। हाँ, पर ये सब हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे पापा अपने से नीची जाति वाले से कभी तेरा विवाह नहीं करेंगे। माँ की आवाज़ में कड़वाहट थी। ना जाने कहाँ खोई हुई थी श्रद्धा आज तक। अभय से कब उसे प्यार हो गया था, ये तो उसे पता भी नहीं चला। और प्यार करते करते वह भूल बैठी थी कि इस समाज में शादी के लिए समान जातियों का भी होना ज़रूरी है। हाँ, समाज में विजातीय शादियाँ भी होती है, पर समाज उन जोड़ों को भला कहाँ अपना पाता है। खिड़की से श्रद्धा ने अभय की तरफ नजर डाली। उसके चेहरे की निराशा देखकर वह सब समझ गई। बचपन से पापा को आदर्श माना था। उन्होंने भी श्रद्धा को बड़े नाजों से पाला था और दबाव में भी हमेशा सही फैसला लेना सिखाया था। तभी पापा की आवाज़ गूंजी। उन्होंने श्रद्धा को बुलाया और उससे बिना किसी भूमिका बांधे परिवार या प्यार में से एक को चुन लेने को कहा। उस दिन से पहले ऐसी अजीब हालत में नहीं फंसी थी श्रद्धा। श्रद्धा ने सोचना शुरू किया। दिल और दिमाग में एक लड़ाई चल रही थी, पर दिमाग पर दिल हावी हो गया और श्रद्धा ने प्यार को चुना। पापा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा कि आज से उन लोगों का श्रद्धा से कोई रिश्ता नहीं रह गया है और वे दोनों इसी समय उनके घर से निकल जाएं। कोई रास्ता ना देखकर श्रद्धा और अभय ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। अभय की पोस्टिंग दिल्ली के बैंक में थी, इसलिए बैंक के पास में ही एक मोहल्ले में 2 कमरों का घर किराए पर ले लिया। उनके मकान के पास एक महिमा नाम की विधवा औरत अपने 4 साल के इकलौते बेटे वंश के साथ रहती थी। उनके पति आर्मी में थे और एक लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे। महिमा और श्रद्धा की मुलाकात अक्सर मॉर्निंग वॉक के दौरान होती। श्रद्धा बड़े अच्छे सलीके से पेश आती थी महिमा से और फिर दोनों दोस्त बन गई। श्रद्धा और अभय दोनों के घर वालों ने उनसे अपना नाता तोड़ रखा था, जिसकी खलिश उन दोनों के मन में हमेशा बनी रहती थी। श्रद्धा का रिसर्च वर्क पूरा हो चुका था और उसने यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की नौकरी के लिए आवेदन भी कर दिया था। कुछ दिनों के बाद श्रद्धा का इंटरव्यू हुआ और उसे नौकरी पर रख लिया गया। दोनों की शादी को 2 साल पूरे होने को आए थे कि श्रद्धा प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि वह अभी बच्चा नहीं चाहती थी, फिर भी दोनों ने पहले बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया। समय आने पर श्रद्धा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम श्रेया रखा। अभय और श्रद्धा बहुत खुश थे। इस खुशी में अभय ने अपने घर वालों को भी शामिल करना चाहा, तो उसने घर फ़ोन मिलाया पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब श्रेया 4 साल की हुई तो उसी समय देश में कोरोना की दूसरी लहर आई और श्रद्धा को लील गई। श्रेया अनाथ हो गई थी। परिवार वाले पहले ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा चुके थे। कहना गलत नहीं होगा कि श्रद्धा के जाने से केवल श्रेया ही नहीं, बल्कि अभय भी अनाथ हो गया था। एक तो श्रद्धा का गम, ऊपर से छोटी बच्ची को संभालना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसके कपड़े बदलना, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों को संभालना। मातृत्व कितना दुख देने वाला कार्य है, यह अभय को अच्छी तरह से पता चल गया था। वर्क फ्रॉम होम भला कब तक चलता? बाहर की ज़िंदगी में सब कुछ तो नॉर्मल हो गया था, पर नॉर्मल नहीं हुई थी तो अभय और श्रेया की ज़िंदगी। श्रेया की कई चीज़ों और ज़रूरतों को अभय बड़े अच्छे से मैनेज कर रहा था, पर असली परेशानी तब आई जब उसे श्रेया को छोड़कर ऑफिस के लिए जाने का समय आया। आखिर किसके सहारे छोड़े वह श्रेया को? कौन उसकी देखभाल करेगा? सोचता नौकरी ही छोड़ दे, यही तो आखिरी रास्ता बचा है उसके पास। किसी ने राय दी कि डे केयर में छोड़ दो, तो किसी ने बताया कि बोर्डिंग में डाल दो। बोर्डिंग स्कूल वाली बात अभय की समझ में आ गई। बोर्डिंग में डाल देने से श्रेया का ध्यान भी सही से रखा जाएगा
और फिर हर महीने खुद अभय ही मुलाकात करने चला जाया करेगा। अभय ने मन ही मन सोच लिया कि वह जल्द ही श्रेया को बोर्डिंग में एडमिशन करा आएगा और इस बाबत स्कूलों की उसने जानकारी भी लेनी शुरू कर दी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ अभय जी। एक महिला का स्वर सुनकर अभय चौंक गया। मुड़कर देखा तो महिमा अपने बच्चे वंश को लेकर खड़ी थी। अभय जी, भला बोर्डिंग में श्रेया का एडमिशन कराने से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हैं? महिमा की बात सुनकर थोड़ा खींच सा गया अभय और फिर उसने कहा कि तो वह क्या करे? श्रेया को कहाँ ले जाए? जॉब छोड़कर बेबी सिटिंग करेगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आप श्रेया को ऑफिस जाते समय मेरे घर छोड़ दिया करो और आते समय ले जाया करो। मेरा और मेरे बेटे का मन भी इसके साथ लगा रहेगा और फिर माँ बाबूजी भी श्रेया को देखकर खुश होंगे। श्रद्धा के प्रति प्रेम महिमा के मन से छलक रहा था। बात थोड़ी अजीब सी ज़रूर लगी कि कैसे महिमा ध्यान रख पाएगी किसी और की बच्ची का। क्यों करेगी वह इतना सब? पर अभय की मजबूरी भी थी और यह प्रस्ताव भी अच्छा था। कुछ सोच विचार के बाद उसने हामी भर दी और वह श्रेया को महिमा के पास रखकर ऑफिस जाने लगा। श्रेया को एक माँ की तरह ध्यान रखने वाली आंटी मिल गई थी। महिमा के बूढ़े सास ससुर जब श्रेया को अपने पोते वंश को साथ खेलते देखते तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती। ऑफिस से आते ही अभय श्रेया को लेने सीधा महिमा के घर चला जाता, जहाँ पर श्रेया को महिमा के बेटे के साथ खेलते देखकर उसे भी बड़ा सुकून मिलता। महिमा के सास ससुर अभय का दर्द समझते थे और अक्सर शाम की चाय के लिए अपने साथ बिठा लेते थे और कभी कभी खाने पर भी बुला लेते थे। हालांकि इस तरह से महिमा के घर पर श्रेया को छोड़कर जाना और खुद का आना जाना अभय को थोड़ा अजीब तो लगता था, पर उसके सामने मजबूरी थी। विधवा महिमा अपनी मर्यादा जानती थी, इसलिए वह अभय से अधिक बात नहीं करती और अगर श्रेया के संदर्भ में उसे कुछ कहना भी होता तो वह अपने सास ससुर की उपस्थिति में ही अभय से बात करती। आग और फूस एक पास रखे हो और चिंगारी न भड़के यह तो मुमकिन नहीं है, पर एक जवान विधवा और एक विधुर को इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करते हुए देखकर भी बातें ना बने, ये संभव नहीं है। सबसे पहले महिमा की सास से महल्ले की एक औरत कमला ने कहा, देखो तुम्हारी बहू महिमा श्रेया का ख्याल रख रही है, ये तो अच्छी बात है, पर कहीं उस अभय का ख्याल भी ना रखने लगी। समझा देना अपनी महिमा को। महिमा की सास को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, पर वह कुछ नहीं बोली और उसने घर आकर यह बात जब महिमा के ससुर रमाकांत से कही तो वे भी अपना अनुभव बताने लगे कि जब वे सुबह पार्क में टहलने गए थे तब आलोक भी उनसे कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। अब समाज में रहना है तो उसके अनुसार चलना भी तो पड़ेगा ही। सास ने महिमा से कहा कि वे जानते हैं कि उसके आचरण में कहीं कोई कमी नहीं है और उन्हें महिमा पर पूरा भरोसा है, लेकिन श्रेया और अभय से दूरी बनाकर रखने का समय आ गया है। महिमा बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कह ना सकी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ तो लोग कहेंगे जैसी बातें फिल्मों में तो अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में तो एक विधवा को मरते दम तक इम्तिहान ही देते रहना पड़ता है। विधवा का कोई वजूद नहीं। उधर विधुर अभय को भी लोग फिर से शादी करने की सलाह देते और उसके न मानने पर कहते कि इधर उधर मुंह मारने से तो अच्छा होता है कि एक ही खूंटे से बंध कर रहा जाए। लोगों के तानों के आगे 2 सालों तक श्रेया को जो प्यार उसकी महिमा आंटी से मिल रहा था वह आज बंद हो गया था। अभय के सामने फिर से वही बच्ची को पालने वाली परेशानी आ रही थी। अब उसके सामने 2 ही रास्ते थे, पहला कि वह दूसरी शादी कर ले और दूसरा यह कि वह श्रेया को बोर्डिंग स्कूल में डाल दे। अभय ने दूसरा रास्ता चुनना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि दूसरी शादी करके भी श्रेया को नई माँ स्वीकार कर पाए या नहीं, इस बात में संदेह था। अभय ने श्रेया से बात करी और उसे बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए उसका रुख जानना चाहा। श्रेया वैसे भी माँ के अभाव में जल्दी समझदार हो चुकी थी, इसलिए उसने बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए हाँ कर दी। अभय श्रेया को स्कूल में एडमिशन दिलाकर निश्चिंत हो गया। एक दिन उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। उधर से श्रद्धा के पापा बोल रहे थे, तेरे जीवन में इतना कुछ हो गया पर तूने हमें बताया तक नहीं। हम इतने पराये हो गए हैं क्या?
ससुर की आवाज़ इतने वर्षों के बाद सुनकर अभय सिसकता रहा। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें तो किसी और से पता चला कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। आखिर कैसे और क्यों? इतना कहकर उन्होंने अभय को ये बताया कि पुरानी बातें भूलकर वे लोग दिल्ली में उससे मिलने आए हैं। सास और ससुर को अपने फ्लैट पर ले आया था अभय। सामने श्रद्धा की तस्वीर पर माला देखकर काफ़ी व्याकुल हो गए थे उसके माँ-बाप। झूठी शान और जाति-पाति के भेद में हम डूबे हुए थे और समय रहते सही फैसला नहीं कर पाए थे। पर अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि अभय को नहीं अपनाना उन लोगों की भूल थी। ये सारी बातें अभय की सास और ससुर ने उसे बताई। शायद बढ़ती उम्र और बेटी को त्याग कर अकेलेपन के अनुभव ने उन्हें सही और गलत का बोध करा दिया था और इसीलिए वे दोनों यहाँ आए थे। अब हम दोनों यहाँ आ गए हैं, इसलिए श्रेया की तरफ से तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सास ससुर की बातें सुनकर अभय खुश हो गया और स्कूल से संपर्क करके श्रेया को वापस घर ले आया। वह अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश हो रही थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार बचपन जैसे किसी स्वाद का अनुभव किया था। आज श्रेया का जन्मदिन था। वो 7 साल की हो चुकी थी। नाना नानी के साथ मिलकर श्रेया ने केक काटा और पापा के तो पूरे चेहरे पर ही केक लगा दिया श्रेया ने। घर के हल्के फुल्के माहौल के बीच अभय के ससुर ने कहा, बेटे अभय, हम जानते हैं कि श्रद्धा के जाने के बाद भी तुमने शादी नहीं करी क्योंकि नई माँ आकर कोई लापरवाही ना बरते। अभय समझ नहीं पा रहा था कि उसके ससुर कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद ससुर ने कहा कि अभी अभय का पूरा जीवन बाकी है और श्रेया भी बड़ी हो रही है। इस नाजुक उम्र में माँ की बहुत ज़रूरत रहती है, इसलिए वे चाहते हैं कि अभय दोबारा शादी कर ले। ससुर जी की यह बात सुनकर अभय चौंक गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद बोला और अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तमाम तर्क भी दिए। मसलन नई माँ ने अगर श्रेया को नहीं अपनाया तो कौन करेगा एक बच्चे वाले विधु से शादी? फिर समाज समाज क्या कहेगा? श्रेया अब अपने नाना की गोद से उतरकर दूसरे कमरे में चली गई थी। देखो बेटा, तुम्हारी हर बात का जवाब मैं सिर्फ एक बार में देता सकता हूँ, अगर तुम कहो तो। अभय की आंखों में कई सवाल थे। तभी सासू माँ ने श्रेया को आवाज़ लगाई। दूसरे कमरे से श्रेया निकल कर आई। उसके साथ में महिमा भी थी और उसका बेटा वंश और महिमा के सास ससुर भी थे, जो अभय की तरफ आशा और प्रेम भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। अभय कुछ समझ नहीं पाया तो उसके ससुर ने कहा कि इस दुनिया में इंसान को स्वार्थी बनना पड़ता है। महिमा भी जिंदगी के सफ़र में अकेली है और तुम भी, और फिर तुम दोनों पर बच्चों की जिम्मेदारी भी है। साथ मिलकर चलोगे तो राह की मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी और सफ़र भी सुहाना हो जाएगा। पर पापा, मैं तो एक नीची जाति से हूँ और महिमा ऊंची जाति की। महिमा को उसका परिवार मंजूरी नहीं देगा। इसका समाधान सब श्रेया ने कर लिया है। वह अक्सर महिमा से तेरी बातें करती थी और महिमा व वंश भी तेरे बारे में रुचि रखते थे। जब यह बात हमें पता चली तो हमने महिमा के सास ससुर से बात चलाई तो हमें सहमति मिल गई। तुम दोनों की हाँ का तो श्रद्धा को भी इंतज़ार होगा बेटा। श्रेया महिमा की उंगली पकड़े हुए अपने पापा को निहार रही थी। महिमा और अभय की नजरें टकराई तो दोनों के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जिसका मतलब था कि एक विधवा और एक विधुर ने अपने बच्चों के जीवन की बेहतरी और खुद के अस्तित्व के लिए समाज से बिना डरे एक हिम्मत भरा फैसला ले ही लिया। आज दोनों का घर बस गया था। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। साथ ही साथ वंश को नए पापा और श्रेया को नई मम्मी मिल गई थी। सुनो जी, बड़ा जी हो रहा है, क्या कहीं घूम फिर लेते हैं? बड़ा मन करता है कहीं दूर घूम फिर कर आए। चलो थोड़ा बेटे अविनाश के यहाँ रह लेंगे। पोते पोती को वीडियो कॉल में देखकर मन नहीं भरता। थोड़ा उनके साथ वक्त बिता लेते हैं। फिर थोड़ा रुचि बेटी भी मायके आ जाएगी, थोड़े दिन भाई भाभी और हमारे साथ भी बिता लेगी। थोड़ा उसका भी मन बहल जाएगा। वैसे भी रुचि हमारे आने पर ही आती है।
वरना तो कभी अविनाश बहन को बुलाता तक नहीं है। आपका क्या ख्याल है? रेवती जी ने पति अशोक जी से पूछा। बुढ़ापे में पत्नी के लिए उसके पति से ज्यादा अच्छा साथी और कोई नहीं होता है। अशोक जी ने रेवती की बात सुनी। भाग्यवान, आप कह तो सही रही हैं। मेरे ख्याल से एक ही जगह पर रहते रहते मन थोड़ा उब जाता है। सोच तो मैं भी रहा हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं, तीर्थ स्थलों में चलते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि एक ग्रुप है जहाँ पर सभी लोग एक साथ जाते हैं। मैं उनसे जानकारी ले लूँ, फिर हम दोनों संग संग चलेंगे। और हाँ, अविनाश के यहाँ भी चलेंगे पहले, या घूम फिर लें। वैसे भी अभी तो तुम आज़ाद हो चुके हैं सारी जिम्मेदारियों से। मुस्कुराते हुए अशोक जी समझा रहे थे। 10 दिन बाद अशोक जी और रेवती जी रवाना हो गए कोलकाता, बेटे अविनाश के यहाँ। अशोक जी सारी उम्र कोलकाता में ही गुजारे थे। पेशे से अशोक जी सरकारी कर्मचारी थे और रेलवे में नौकरी करते थे, और रेवती जी गृहिणी थी। दोनों को एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा अविनाश भी रेलवे में ही था और पत्नी आभा एक गृहिणी थी। उन्हें एक लड़का एक लड़की थी। वही बेटी रुचि की भी शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल में ही थी। अच्छा रिश्ता मिल जाने से अशोक जी ने रुचि की शादी अपने ही शहर में कर दी थी। दोनों बच्चे अपने अपने गृहस्थी में खुश थे। और वहीं अशोक जी रिटायरमेंट के बाद शहर छोड़कर पत्नी रेवती जी के साथ गांव बस गए थे। उनका मानना था कि एक ही जगह रहने से मन उब जाता है, और वैसे भी बुढ़ापे में अक्सर लोग अपने पैतृक गांव में ही बस जाते हैं। सारी उम्र तो नौकरी करते ही बीत जाती है। हाँ, समय के अनुसार हालात भी बदल जाते हैं। अब बच्चे नहीं चाहते कि माँ बाप उनके साथ रहें, तो कभी कभी माता पिता ही समझौता कर लेते हैं। आजकल तो हर एक माँ बाप है जो बच्चों के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। अब यहाँ आ जाने के बाद दिनचर्या बदल गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। आभा भी इस बार समय समय पर बहुत ख्याल रख रही थी दोनों सास ससुर का। समय अच्छे से गुजरता रहा। रुचि भी अब माता पिता से मिलने आई थी और 10 दिनों का प्रोग्राम बनाकर आई थी। रविवार का दिन था। अविनाश भी घर पर मौजूद था। दोपहर में रुचि बालकनी में पिता अशोक जी और माता रेवती जी के साथ बैठी बातचीत कर रही थी। अरे पापा, वो सुधा चाची और देव अंकल है ना, उनका बेटा कैसे उन्हें उन्हीं के पैसों के लिए तरसा रहा है, और वे बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ससुर जी ने रिटायरमेंट हो जाने के बाद उन्होंने सारे पैसे अपने बेटे के नाम कर दिए हैं। अब बेचारे अपनी ही दवाइयों दर्पण के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाते हैं। बेटे ने तो दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे बहुत कम पेंशन में ही कैसे कैसे जीवन काट रहे हैं। मेरे ससुर ने कितने बार उन्हें पैसे भेजे हैं। भगवान ऐसी औलाद देने से अच्छा बे औलाद ही रखे। उसी शाम अविनाश पिता अशोक जी से बातें कर रहा था। पापा, आपका रिटायरमेंट का सारा पैसा तो फिक्स डिपॉजिट है, आपको पेंशन तो मिलता ही है। आप दोनों का खर्चा तो बहुत ही कम होता होगा, बाकी आधा पैसा तो आपका सेव ही होता होगा। यहाँ कोलकाता में तो गुजर करना बड़ा मुश्किल है। मेरी कमाई 60,000 है और यहाँ का किराया 20,000 है। चाहे तो मैं एक बेडरूम का घर भी ले सकता था, परंतु आप लोगों और रुचि के लिए ही मैं 2 बेडरूम किराया भरता हूँ, और ऊपर से लाइट बिल, पानी का बिल, राशन पानी, स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, फल सब्जी, कभी कभी बाहर घूम फिर लेता हूँ। इन्हीं सब खर्चे की वजह से मेरे पास कुछ बचता नहीं है। तो मैं सोच रहा था, आप अपने रिटायरमेंट में जो पैसा मिला था जिसे आप फिक्स डिपॉजिट करवा चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ आप वे सारे पैसे मुझे दे दें। वैसे भी आपको उस पैसे की क्या ज़रूरत है, आपके खर्चे तो पेंशन से ही निकल जाते हैं। उन पैसों से मैं बड़ा घर खरीद लूँगा, और पापा मैं सोच रहा हूँ कि एक कार भी खरीद लूँ। कहीं आने जाने का मन भी करता है तो सफ़र के खर्चे में ही पीछे हट जाता हूँ। देंगे ना पापा आप पैसे? बेटा, सोचने का वक्त दे दो, मम्मी से पूछकर बताता हूँ। शुभ होकर वो चले गए। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही बेटा बहू की बातें उनके कानों में सुनाई देने लगी। क्या बोले तुम्हारे पापा? देंगे ना पूरा पैसा? हाँ हाँ, पापा को मैंने मना लिया है, वो जरूर देंगे। मैंने उन्हें भावुक होकर समझाया है
क्यों नहीं देंगे? आखिर वो सब मेरा ही तो है। आखिर इनके कितने दिन बचे ही हैं। नहीं देंगे तो मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगा और घर से निकाल दूंगा। अविनाश बोला। बेटे की बातें सुनकर अशोक जी भौचक्के रह गए। उनका शब्द टूट गया और कमरे से निकलते ही बोल पड़े। वाह बेटा, तुम इतने लालची हो। मुझे इस बात का अभी आभास हुआ। और क्या कह रहे थे तुम, रिश्ता तोड़ोगे? अरे अपनी हद में रहो। पैसों के लालच में अंधे हो चुके हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं पैसे खत्म कर दूंगा? मैं तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ, मगर तुम्हें तो मेरी पूरी की पूरी कमाई चाहिए। तुम जैसी ही औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को सताती हैं। अब हमारे महीने भर रहने से भी तुम्हें तकलीफ है तो हम जा रहे हैं। पापा आप मेरे साथ चलो। बेटा नालायक है मगर बेटी नालायक नहीं है। आप मेरे घर चलें। आप जितने दिन चाहे उतने दिन रहे। वहाँ आपसे कोई हिसाब नहीं करने वाला। ये सब अविनाश देख रहा था। सिर झुकाए शर्मिंदगी में वो एक शब्द मुंह से ना निकाला। अशोक जी ने अब वहाँ रहना सही नहीं समझा और कुछ वक्त बेटी के घर रहने के बाद वो रेवती जी के साथ अपने गांव में रहने चले गए। उन्होंने पिता होने का भी फर्ज निभाया और बेटे को बहुत कुछ दे दिया, परंतु अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ पैसा रख लिया था ताकि औरों के जैसे उन्हें भी किसी के सामने अपने ही पैसे के लिए कभी हाथ ना फैलाना पड़े और पैसों के लिए खुद के बेटे से ही लड़ना ना पड़े। जब वो गांव वापस गए तो कुछ लोगों ने उनके निर्णय को सराहा, तो कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने अपने हाथों अपना बुढ़ापे को बिगाड़ा है और कुछ नहीं। पर अशोक जी का मानना था कि उन्होंने बुढ़ापे के लिए अपना रास्ता खोला, ना कि बंद किया था। दोस्तों, आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई है। खुद के पैसे होते हुए भी माँ बाप अपने ही घर में बोझ हो जाते हैं। उनके वही बेटे बहू उन्हें बोझ समझने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।